हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। आज अपन एक बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा राजस्थान का अफवाह तंत्र। काफी विद्यार्थी ऐसे जो नदियों के टॉपिक से डरते हैं, भाई साहब नदियां अब आपकी मुट्ठी में रहेगी। ध्यान से ट्रिकों के साथ और विद साथ में अपन डायग्राम, बहुत ही शानदार डायग्राम से अफवाह तंत्र के टॉपिक को समझने वाले हैं। तो आज अपनी हेडिंग रहेगी राजस्थान का अफवाह तंत्र। देखिएगा, राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, इस अफवाह तंत्र के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और अफवाह तंत्र में आपको पूछ ले एग्जामिनर कि अफवाह तंत्र के प्रकार बताओ। अफवाह तंत्र के प्रकार पूछ ले आपको, तो आपको बताना सर अपने अफवाह तंत्र के प्रकार है कितने। 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है। अफवाह तंत्र के प्रकार कितने दोस्तों, तो आपको बताना 3 प्रकार है सर। अब देखिएगा तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। अफवाह तंत्र के 3 प्रकार में पहला प्रकार है, उसका नाम है भाई आपके सामने आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का दूसरा प्रकार है, उसका नाम है अरब सागर। अरब सागर का अफवाह तंत्र। और तीसरा प्रकार आपके सामने है, वो है भाई बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ये 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है भाई। एग्जाम ध्यान रखिएगा, यहां से पहला क्वेश्चन ही यहां से बन गया भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा अफवाह तंत्र का प्रकार नहीं है राजस्थान में। तो पहला आंतरिक अफवाह तंत्र, दूसरा अरब सागर का अफवाह तंत्र, तीसरा बंगाल की खाड़ी, एक दे देगा हिमालय का अफवाह तंत्र। तो हिमालय का अफवाह तंत्र का नाम से कोई अपने यहाँ पर अफवाह तंत्र नहीं है। अब देखिएगा यहां पर इनमें से आपको याद रखना है कि आंतरिक अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आएगी, अरब सागर के अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आएगी, और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आएगी। भाई साहब पहले मैं बता देता हूं, ऐसी नदियां जो अपने राजस्थान में बहने के बाद वो अरब सागर में आकर गिर जाती है, वो सभी नदियां किस अफवाह तंत्र में आ जाएगी, अरब सागर के अफवाह तंत्र में। जैसे मैं बात करूं इधर, ये नदी है माई नदी। अब देखो माई नदी इधर जा रही है, इसका मतलब किसकी है, अरब सागर की। मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूणी नदी देखो ये इधर आ रही है, इसका मतलब अरब सागर में गिरेगी। आप डायग्राम में पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। फिर देखिएगा इधर, इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। वे नदियां जो राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद उनका जल किस में आ जाता है, बंगाल की खाड़ी में आ जाता है। वो नदियां बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में आ जाएगी, ठीक है। 2 अफवाह तंत्र के प्रकार तो ये हो गए, लेकिन वह नदियां, वे नदियां जो न तो अरब सागर में गिरती है और न ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहीं पर रेतीले दौरों में जाकर विलुप्त हो जाती है या कोई झील में जाकर गिर जाती है, ऐसी नदियां आती है आंतरिक अफवाह तंत्र में। और पहला ही क्वेश्चन बड़ा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की नहीं है। 3 तो यहां से, एक इधर से कोई नदी दे देगा। तो नदियों का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रत्येक बंदे को यह पता होना चाहिए कि आंतरिक अफवाह तंत्र में कौन सी नदी है, अरब सागर के अफवाह तंत्र में कौन सी नदी है, और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी है भाई। मैं यहां पर नदियों के नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां, और इधर अपनी नदियों की क्या पढ़ लेंगे, ट्रिक के बारे में चर्चा कर लेंगे भाई। आंतरिक अफवाह तंत्र की पहली नदी में मैं आपको नाम बता रहा हूं, कांकनी नदी। या सबसे पहले नदी का नाम है कांतली नदी। कांतली नदी। फिर नदी का नाम हो जाएगा कांकने नदी। कौन सी नदी भाई, कांकने नदी। अगली नदी का नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, घग्गर नदी। अगली नदी का नाम है मेनता नदी। मेनता, मेनता नदी को बोला जाता है मेडा, मेनता या मेडा। अगली नदी का नाम है खारी नदी। अगली नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी के बाद अगली नदी है, उसका नाम है रूपा रेल। रूपा रेल नदी। और अगली नदी का नाम है साबी नदी। और उसके बाद जो नदी है उसका नाम है दोस्तों खंडेला नदी। ये आंतरिक अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हो चुकी है भाई आपके सामने। देखिएगा आंतरिक अफवाह तंत्र की छोटी छोटी नदियां जो बार बार आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देगी।
लेकिन भाई साहब यहाँ पर आ चुके हो तो आपको कंफ्यूजन का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। ठीक है, जहां पर ट्रिकों की जरूरत है वहां पर आपको ट्रिक है, और जहां पर कॉन्सेप्ट की जरूरत है वहां पर बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ज्योग्राफी है अपन एक एक चीज है वो डायग्राम से कवर करने वाले हैं, और जहां पर आपको डायग्राम से भी नहीं याद हो रहा है वहां पर कुछ स्पेशल जुगाड़, स्पेशल आपको तरीका बताया जाएगा कि इस माध्यम से आपको ट्रिक बताई जाएगी कि याद रख सकते हो। तो पहले अपन आंतरिक अपातंत्र की नदियों की बात करें तो देखो, पहली नदी है कांतली और दूसरी नदी है कांकनी। तो अपनी ट्रिक बन गई पहले काका, क्या बन गई काका, और काका ना अपनी भाषा में आप बोलिया करा काको, कहीं बोलना भाई काको। आगे देखो नदी को नाम है घग्गर, और घग्गर से आपको याद रखना है यहाँ पर घाघरा, घाघरा से याद रखना है घग्गर। तो देखो काको, काको मतलब कांतली और कांकने, काको कहीं पैर लियो भाई घाघरो पैर लियो, काको कहीं पहन लियो घाघरो पहन लियो, और घाघरो पैर माथे, माथा हूं याद रखना है मेनथा नदी, माथा हूं याद रखनी है मेनथा नदी। तो काको घाघरो पैर माथा पर काई मेल ली भाई खारी मेल ली। ठीक है, और खारी मेल काको इयान को रूप बनायो, लोगन लाग्यो रूपा आ रही है, और भी रूपा के चक्कर में साब बेटा बे साब जी कहीं उगा खड़ा होगा डेमो देबन की रूपा आ रही है। हालांकि रूपा को नहीं, बकुणो काको, काको गागरो पैर में लो और खारी नाक बजा रही हो भाई, है ना। तो ये आंतरिक अपातंत्र की प्रमुख नदियां हैं भाई। आगे अपन बात करें तो देखिएगा इधर अरब सागर के अपातंत्र को फिर मैं दो भागों में बांट रहा हूं, अरब सागर के अपातंत्र को दो भागों में बांट रहा हूं। एक तरफ हो जाएगा कच्छ का रन, कच्छ का रन, और दूसरे हो जाएगा खंबादगी खाड़ी, कच्छ का रन और खंबादगी खाड़ी। देखिएगा कच्छ के रन में दो नदियां आकर गिरती है, कच्छ के रन में दो नदियां आकर गिरती है। उसमें एक तो नदी का नाम है लूणी नदी, कौन सी नदी है दोस्तों, लूणी नदी, और दूसरी नदी का नाम है पश्चिमी बनास नदी। देखिएगा बनास नदी अलग है, पश्चिमी बनास नदी अलग है। अब ध्यान रखना लूणी नदी कच्छ के रन में गिरती है, यानी कि अरब सागर के अपातंत्र की है। तो लूणी नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं सब की सब कच्छ के रन में गिरेगी, अरब सागर के अपातंत्र में आएगी, है ना। फिर अपन बात करें तो खंबादगी खाड़ी में दो नदियां याद रखना है, एक तो नदी का नाम है माई नदी और दूसरी नदी का नाम है साबरमती नदी, माई नदी और साबरमती नदी। यदि इनको अपन डायग्राम से देखने की कोशिश करें तो देखिएगा ये अपना राजस्थान, यहाँ पर नदी बह रही है कौन सी, माई नदी। ये नदी माई नदी इधर आ रही है, मतलब अरब सागर में जाएगी, और अरब सागर के दो भाग है यहाँ पर के और खे। के का मतलब है यहाँ पर कच्छ का रन है, और इधर खे का मतलब है यहाँ पर खंबादगी खाड़ी है। फिर यहाँ से एक नदी उद्गम होता है उदयपुर से, उस नदी का नाम है साबरमती। तो ये तो साबरमती नदी, ये माई नदी, ये दोनों खंबादगी खाड़ी में गिरती है, अरब सागर की नदी है। फिर अपन बात करें तो इधर नागपाड़ अजमेर से एक नदी का उद्गम होता है, इस प्रकार वो आगे जाकर गुजरात में जाकर कच्छ के रन में गिर जाती है, उस नदी का नाम है लूणी नदी। देखो लूणी नदी ये रही, किसमें गिर रही है, कच्छ के रन में। और एक फिर छोटी सी नदी जिसका उद्गम सिरोही से हो रहा है, उस नदी का नाम है पश्चिमी बनास नदी। तो देखो एक बार कि लूणी नदी और पश्चिमी बनास ये तो कच्छ के रन में गिर रही है, और साबरमती और माई नदी ये किस में गिर रही है, खंबादगी खाड़ी में गिर रही है। और ये दोनों किसके भाग है, अरब सागर के अपातंत्र के भाग है। अब देखना एक स्पेशल कि माई नदी खंबादगी खाड़ी में गिर रही है, इसका मतलब है माई नदी की जितनी भी सहायक नदियां दोस्तों सभी की सभी खंबादगी खाड़ी में गिरेगी। ठीक है, ओके। आगे अपन चलें तो देखिएगा बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र में, बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र में जो नदियां आएगी उसमें मुख्य नदी का नाम है चंबल, चंबल के बाद नदी का नाम है बनास, बनास के बाद नदी का नाम है गंभीर, गंभीर और गंभीरी दोनों ही। और एक आगे जो नदी है उसका नाम है बाणगंगा। बाणगंगा नदी में एक स्पेशल अपन लाइन लिखेंगे कि बाणगंगा नदी वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में जल नहीं जाता है इसका, ये भरतपुर जिले में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी बोला जाता है। ये आगे अपन लिख लेंगे अपना आप, है ना। तो देखो ये अपना राजस्थान, ये अपना राजस्थान। इधर देखिएगा एक नदी बह रही है, इधर से मध्य प्रदेश आ रही है चंबल नदी, इधर जा रही है, इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में नदी इधर आती है, इसका मतलब अरब सागर में आती। फिर इस चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है बनास, ये इधर जा रही है। फिर इधर ये बाणगंगा है और इधर ये गंभीर नदी है ना। तो इधर कोई नदी का मुंह है तो वो बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरेगी, उसका जल बंगाल की खाड़ी में जाएगा। ये तो अपवातंत्र की बेसिक जानकारी है, अभी अपन ने टॉपिक ही स्टार्ट नहीं किया भाई साहब।
अभी अपन ने ये स्टार्ट किया है कि अपन को आगे पढ़ना क्या है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इन तीनों अपवाद अंतर में जो ये आंतरिक अपवाद अंतर है ये 60.2% पर है, अरब सागर का अपवाद अंतर 17.4% पर है, और बंगाल की खाड़ी का अपवाद अंतर है ये 22.4 पर है। टोटल 100% हो जाएगा। और यहां से क्वेश्चन बन गया कि तीनों अपवाद अंतर में सबसे बड़ा अपवाद अंतर कौन सा, तो आपको बताना सर सबसे बड़ा अपवाद अंतर है आंतरिक अपवाद अंतर। ये हो जाएगा अपना सबसे बड़ा अपवाद अंतर। सबसे बड़ा अपवाद अंतर सर सबसे बड़ा है तो एग्जाम में सबसे छोटा पूछ लेगा, तो सबसे छोटा देखो 17.4, बाकी 17.4 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन हो जाएगी कि सर ये सबसे छोटा अपवाद अंतर है, सबसे छोटा अपवाद अंतर, सबसे छोटा अपवाद अंतर है वो अरब सागर का अपवाद अंतर हो जाएगा, ठीक है। ये राजस्थान में अपवाद अंतर के 3 प्रकार है। अब अपन को आगे क्या करना है, 1 नंबर अपन हेडिंग लगाएंगे आंतरिक अपवाद अंतर, और इसकी सभी नदियां एक एक नदी पर चर्चा करेंगे। फिर 2 नंबर पर अपन लेंगे अरब सागर का अपवाद अंतर, इसकी ये चारों नदियां और इनकी सहायक नदियां पढ़ेंगे। और फिर 3 नंबर पर बंगाल की खाड़ी का अपवाद अंतर हेडिंग लगाएंगे और इन चारों पांचों नदियां और इनकी सहायक नदियों पर चर्चा करेंगे। तो आज यहां से अब मैं पहला अपवाद अंतर में 1 नंबर पर स्टार्ट कर रहा हूं, नदियों की आंतरिक अपवाद अंतर। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं अभी भाई आंतरिक अपवाद अंतर, आंतरिक अपवाद तंत्र है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और आंतरिक अपवाद तंत्र की पहली जो नदी है अपनी, उस नदी का नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, घग्गर नदी है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बस अब आराम से केवल और केवल समझने का काम है, पहले समझते जाइए बाद में लिख लेंगे अपन। सर नदियों के टॉपिक में अपन को पढ़ना क्या है, नदियों के टॉपिक में पढ़ना क्या है, तो देखिएगा सबसे पहले नदी आ गई, नदी का नाम आते ही सबसे पहले नदी का उद्गम, नदी का उद्गम। उद्गम के बाद यदि कोई नदी मोस्ट है तो उस नदी की अपन पढ़ेंगे कुल लंबाई पढ़ना है। कोई नदी मोस्ट है जैसे चंबल है, माई है, लूणी है, बनास है, इस प्रकार कम से कम 7-8 नदियों की लंबाई याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद अपन को याद रखना है कुल लंबाई के बाद नदी के उपनाम, यानी कि नदी को और किस नाम से जाना जाता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा यदि कोई नदी का राजस्थान से बाहर से उद्गम हो रहा है तो वो नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, तो राजस्थान में प्रवेश हो जाएगा अगला पॉइंट। राजस्थान में प्रवेश के बाद देखिएगा नदी के किनारे, नदी के किनारे कोई शहर है, नदी के किनारे कोई सभ्यता है, वो चीज हो जाएगी, ठीक है। और अगला पॉइंट हो जाएगा नदी का समापन, नदी का समापन। आंतरिक अपवाद तंत्र की नदियों में अपने एक फायदा है भाई, इनकी कोई सहायक नदियां नहीं है, ठीक है। और एक पॉइंट समापन से पहले अपना एक पॉइंट हो जाएगा विशेषता का, क्या पढ़ेंगे यहां पर विशेषता, और विशेषता के बाद नदी का क्या करवाना है, समापन करवाना है। ये इतने पॉइंट अपन चर्चा करने वाले हैं। कौन सी नदी, घग्गर नदी। देखिएगा सबसे पहले अपन डायग्राम से चर्चा करें तो भाई साहब ये अपना राजस्थान, अरे ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान में देखिएगा इधर एक राज्य है ऊपर है, ये तो राजस्थान हो ही गया। पर इधर राजस्थान के एक राज्य की सीमा लगती है, उसका नाम है हरियाणा, ये हरियाणा। इधर की तरफ चलें तो अपना है पंजाब, ऊपर पंजाब, और इधर पड़ता है एचपी हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में यहां पर पहाड़ियां, उन पहाड़ियों का नाम है, यहां पर जो पहाड़ियां उन पहाड़ियों का नाम है भाई खम कालका की पहाड़ियां। देखिएगा ये जो पहाड़ियां दिख रही है आपको, इन पहाड़ियों का नाम है कालका की पहाड़ियां, कालका की पहाड़ियां। और पर्वतमाला का नाम है शिवालिक पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है, शिवालिक पर्वतमाला। और राज्य का नाम है सर एचपी, राज्य का नाम है एचपी, एचपी यानी कि सर हिमाचल प्रदेश, एचपी यानी कि सर हिमाचल प्रदेश। यहां से देखिएगा एक नदी का उद्गम हो रहा है, और उस नदी का नाम है सर, उस नदी का नाम है घग्गर नदी, उस नदी का नाम है घग्गर नदी। उस नदी का नाम क्या है भाई सर, उस नदी का नाम है घग्गर नदी। इधर से ये नदी है भाई, इस नदी का नाम
इस नदी का नाम है सर घग्गर नदी। ये नदी है भाई घग्गर नदी, देखिएगा, जिसका उद्गम, उद्गम का मतलब है नदी कहाँ से निकल रही है। उद्गम का मतलब हो जाएगा नदी कहाँ से निकल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर नदी का हो जाएगा सर उद्गम। उद्गम में देखिएगा कालका की पहाड़ियां हैं, कौन सी पर्वतमाला में, शिवालिक पर्वतमाला में, और राज्य का नाम है एचपी हिमाचल प्रदेश। मैं स्पेशल कोई चीज बताऊं आपको तो याद रखना, घग्गर, घग्गर को आप पढ़ो घर घर, घग्गर को क्या पढ़ना है घर घर, घग्गर घर घर। घर घर कौन सी माता की पूजा होती है, कालका माता की पूजा होती है, और किसकी पूजा होती है, शिव जी की होती है सर। तो घग्गर, घग्गर मतलब घर घर, घर घर कालका, कालका माता की पूजा होती है तो कालका की पहाड़ियां, और शिव जी की पूजा होती है तो शिवालिक पर्वतमाला। और यहां से उद्गम होता है कौन सी नदी का, घग्गर नदी का उद्गम हो रहा है सर। ये नदी, ये नदी इधर सर पंजाब, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में, थोड़ी बहुत पंजाब में जाती है, उसके बाद हरियाणा में जाती है, और हरियाणा में इस नदी पर एक झील बनी हुई है, उस झील का नाम है ओटू झील। ये कौन सी झील है भाई साहब, ओटू झील। ओटू झील बनी हुई है हरियाणा में घग्गर नदी पर। आगे ये नदी आती है राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे पहले एंट्री करती है कौन से जिले में, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में जहां से एंट्री करती है वहां पर गांव है, उस गांव का नाम है टिब्बी गांव या टिब्बी तहसील। कौन सी तहसील है, टिब्बी तहसील। और टिब्बी तहसील कौन से जिले में है सर, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में है। कहां पर है भाई, हनुमानगढ़ में है। यहां से एक क्वेश्चन बन गया अपना, राजस्थान में प्रवेश हो गया भाई ये घग्गर नदी का, घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश। देखिएगा राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश के बाद देखिएगा यहां पर जिला है, उस जिले का नाम है सर, यहां पर जिला है, उस जिले का नाम है गंगानगर। ये जिला, हनुमानगढ़ के बाद नदी कौन से जिले में आती है, गंगानगर में। और गंगानगर के बाद नदी कहां चली जाती है सर, गंगानगर के बाद नदी चली जाती है अनूपगढ़ में। पहले हनुमानगढ़ में, पहले हनुमानगढ़ में, फिर गंगानगर में, और उसके बाद अनूपगढ़ में। हालांकि गंगानगर जिले में यहां पर यह नदी विलुप्त हो जाती है, लेकिन ज्यादा वर्षा आने के कारण इसका पानी कहां चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। पाकिस्तान वाले लोग घग्गर नदी को घग्गर नहीं बोलते हैं, वहां पर इसका नाम है हकरा नदी। तो हकरा नदी किस नदी को कहा जाता है, पाकिस्तान में घग्गर नदी को कहा जाता है। आगे ये पाकिस्तान में जाकर विलुप्त हो जाती है, वहां पर जगह का नाम है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास नामक जगह वहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है तो वहां पर नदी का क्या हो जाएगा भाई, समापन हो जाएगा। देखिएगा कितने पॉइंट अपने यहीं से केवल डायग्राम से तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले नदी का उद्गम कंप्लीट हो गया, फिर नदी का राजस्थान में प्रवेश कंप्लीट हो गया, फिर नदी कहां कहां प्रवाहित होती है, कहां कहां बहती है वो कंप्लीट हो गया, फिर अपना नदी का समापन कंप्लीट हो गया। ये इतने पॉइंट अपन ने डायग्राम से कवर कर लिए। आगे अपन बात करें इनमें से और मोस्ट बातें हैं, तो यहां पर हनुमानगढ़ जिले में इस नदी के किनारे यहां पर देखिएगा एक झील बनी हुई है, इस झील का नाम है तलवाड़ा झील। कौन सी झील है, तलवाड़ा झील। और ये तलवाड़ा झील किस जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के किनारे है। और ये क्यों मोस्ट है, क्योंकि सर ये राजस्थान की सबसे नीची झील है भाई, राजस्थान की सबसे नीची झील, राजस्थान की सबसे सबसे नीची झील, और उस नीची झील का नाम है सर तलवाड़ा झील। देखिएगा झीलों का टॉपिक आएगा तब अपन पढ़ेंगे, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, उस झील का नाम क्या है, तब अपन को बताना है सर उस झील का नाम नक्की झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील भी नक्की झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जयसमंद झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांबर झील है। इस प्रकार झीलों का टॉपिक आएगा, वहां पर प्रत्येक चीज को अपन वहां कवर करने वाले हैं। अभी इस झील नदी के किनारे तलवाड़ा झील है, तो इसके बारे में अपन ने एक लाइन लिख ली। आगे अपन चले, तो सर इस नदी के किनारे यहां पर, इस नदी के किनारे यहां पर सभ्यता है, और उस सभ्यता का नाम आपको याद रखना है, उस सभ्यता का नाम याद रखना। देखिएगा यहां पर है, और इस सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता। हालांकि एक दो सभ्यता और भी है, लेकिन मुख्य कालीबंगा सभ्यता है। यहीं पर पीलीबंगा सभ्यता भी है, और यहीं पर रंगमहल सभ्यता भी है, रंगमहल सभ्यता भी है। जिला कौन सा हो जाएगा भाई, हनुमानगढ़ हो जाएगा तीनों में। लेकिन आपको स्पेशल याद रखना है कालीबंगा सभ्यता, भाई साहब स्टार लगाना, सीधा एग्जाम में छपता है।
कालीबंगा सभ्यता सीधा एग्जाम में छपेगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। देखो बंगा, बंगा बोलते हैं बंगा बंगड़ी, बंगा बंगड़ी, बंगड़ी चूड़ी बंगड़ी। और ये बंगड़ी किस रंग की है? काले रंग की। तो काले रंग की चूड़ियां शाब्दिक अर्थ है किसका? कालीबंगा सभ्यता का, और इसका खोजकर्ता और उत्खनन करता। कालीबंगा सभ्यता में देखो, एक मैं आपको बता देता हूं खोजकर्ता कौन है। तो अपन को याद रखना है सर, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। और उत्खनन करता है बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर इसके क्या है? उत्खनन करता है। बीबी लाल और बीके थापर इसके क्या है? उत्खनन करता है। देखिएगा कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता, इन सभ्यताओं में चक्कर क्या होता है कि अपन पढ़ तो लेते हैं और भाई साहब याद भी हो जाता है, लेकिन 5 दिन बाद में पता नहीं रहता। अमलानंद तो याद रहता है भाई, इसने कुछ ना कुछ खोज की है, लेकिन पता नहीं कौन सी सभ्यता की है, आड़ की है, गणेश्वर की है, कालीबंगा की है, बेराट की है। तो इसमें याद रखना, देखिएगा अमल देखा हुआ है आपका, तो अमल किस रंग का होता है? सर अमल होता है काले रंग का। तो अमल किस रंग का होता है? काले रंग का। तो ये अमलानंद किस में आएगा? कालीबंगा में आएगा। अमल किस रंग का? काले रंग का। तो अमलानंद किस में आएगा? कालीबंगा में। ठीक है सर, ये तो खोजकर्ता हो गया। अब देखो आगे लिखा हुआ है उत्खननकर्ता में बीबी, बीबी कैसी होनी चाहिए? बीबी कैसी होनी चाहिए? नहीं, गलत हो गए भाई साहब आप तो। बीबी कैसी होनी चाहिए? मुस्कुरा रहे हो और सोच रहे हो कि सर काली होनी चाहिए। बीबी कैसी होनी चाहिए? तो आपको बताना है सर बीबी होनी चाहिए भाई साहब काली। आप सोच रहे हो सर काली क्यों होनी चाहिए? अरे भाई साहब, जैसे काली बीबी हो तो उसका ध्यान नहीं रखना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे आपने कहीं पर छोड़कर आप 2 घंटा काम करने लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भाई साहब फिर माइंड में क्या रहता है ना। तो देखिएगा बीबी कैसी होनी चाहिए? बीबी होनी चाहिए सर काली, बीबी होनी चाहिए काली। तो बीबी किस में आएगी? काली बंगा में आएगी। बीबी काली होनी चाहिए तो बीबी काली बंगा में आएगी, लेकिन बीबी को क्या कर दिया? लाल कर दिया। बीबी को क्या कर दिया? लाल कर दिया। सर कैसे किया? उस बी के थापड़ ठोकी भाई, बी के थापड़ लगाई, जब बीबी कहीं होगी? लाल होगी। तो बीबी लाल और बी के थापड़ ये किस में आएंगे? कालीबंगा सभ्यता में, है ना। इस प्रकार सभ्यताओं में आपको कई ट्रिकें बताई जाएगी और ट्रिकों के माध्यम से आपको सभ्यता जीके याद करवाया जाएगा भाई। फिर आगे अपन चलें तो देखिएगा आगे अपन गंगानगर में चलो भाई। गंगानगर में देखिएगा यहाँ पर एक जगह है, उस जगह का नाम है सूरतगढ़। सूरतगढ़ शहर किस नदी के किनारे? सूरतगढ़ शहर सूरतगढ़ शहर किस नदी के किनारे? तो सीधा बताना सर, सूरतगढ़ शहर है ये गंगानगर जिले में है और नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे ये शहर है। सूरतगढ़ शहर क्यों मोस्ट है सर? एक तो देखिएगा सूरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, जो कई बार एग्जाम में सीधा छपा है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, वो कौन सा है? सूरतगढ़ कृषि फार्म है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सूरतगढ़ और क्यों मोस्ट है सर? यहां पर 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत सूरतगढ़ गंगानगर से हुई थी। 19 फरवरी 2015 को हुई थी, जिसकी थीम थी स्वस्थ धरा तो खेत क्या हरा। वो आगे अपने कृषि मिट्टी वाले टॉपिक में और डिटेल से पढ़ लेंगे। फिर देखिएगा वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताऊं तो इस नदी के किनारे यहाँ पर है, इस नदी के किनारे यहाँ पर देखिएगा एक शहर है, शहर का नाम है अनूपगढ़ शहर। अनूपगढ़ शहर किस नदी के किनारे? एग्जाम में सीधा छप सकता है, क्योंकि अनूपगढ़ अब जिला बन चुका है, तो एग्जाम में छपेगा। अनूपगढ़ शहर या अनूपगढ़ जिले की आकृति है शेर के समान, ये थोड़ा ध्यान रखना। उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर एक सभ्यता है इस नदी के किनारे, इस सभ्यता का नाम है बरोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बरोर सभ्यता भी इसी नदी के किनारे है। अनूपगढ़ जिले में पहले ये बरोर सभ्यता गंगानगर में थी। फिर अपन चलें तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ये किला दिख रहा है आपको, और इस किले का नाम है बटनेर का किला। तो बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। नदी का नाम पूछे तो सीधा बताना घग्गर नदी। मैं फिर आपको एक चीज बता देता हूं, इधर ये पूरा का पूरा संभाग है, उसका नाम है बीकानेर संभाग।
अभी अपन पढ़ रहे हैं बीकानेर संभाग में ये नदियां बहती है, ये नदी बहती है घग्गर नदी। यहाँ पर जिला कौन सा है? बीकानेर। इधर जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। यहाँ पर कौन सा है? गंगानगर। और यहाँ पर कौन सा है? अनूपगढ़। ठीक है, ये 4 जिले हो गए। 4 में से बीकानेर में तो भाई साहब कोई नदी है ही नहीं, यहीं पर नदी है हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ में केवल एक ही नदी है, घग्गर नदी। केवल और केवल एक नदी है, घग्गर नदी। इस पूरे संभाग में ही एक नदी है। और तभी अपन ने संभाग वाले टॉपिक में पढ़ा था सबसे कम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग। तो दूसरी बात, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ की कोई भी जगह का नाम देकर पूछ ले कि ये किस नदी के किनारे, तो सीधा आपको बताना सर घग्गर नदी के किनारे, क्योंकि यहां पर कोई दूसरी नदी नहीं आ रही है। ठीक है सर, आगे अपन चलें, आगे अपन चलें इसमें। तो देखिएगा सर, थ्योरी लिखने की कोशिश करें। देखो मेन तो आपको तो केवल इतना ही याद करना है, ये डायग्राम। मैं इस डायग्राम से एक एक लाइन आपके सामने लिख दूंगा। यदि आपने डायग्राम ढंग से समझा है तो देखिएगा, सबसे पहले नदी का उद्गम। सर कालका की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां हैं? कालका की पहाड़ियां। पर्वतमाला का नाम लिखाया था मैंने, शिवालिक पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? शिवालिक पर्वतमाला। और राज्य का नाम बताया था दोस्तों, उसका नाम था HP हिमाचल प्रदेश। आगे देखिएगा, इस नदी की कुल लंबाई की बात करूं तो 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इस नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है दोस्तों, ये कुल लंबाई है। मैं यहां पर आपके सामने लिखूं कि राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में इस नदी की लंबाई पूछ ले आपको तो बताइएगा सर मात्र और मात्र 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। उपनाम मैं यहां पर नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके उपनाम प्राचीन नाम कई है, तो अपन अलग से आगे पॉइंट लिख लेंगे। राजस्थान में प्रवेश देखिएगा, अपन ने लिखा था टीबी तहसील। कौन सी तहसील? टीबी तहसील, जो किस जिले की है? हनुमानगढ़ जिले की है। वहां से ये नदी अपने राजस्थान में एंट्री करती है। आगे देखिएगा, इस नदी का परवा क्षेत्र, परवा क्षेत्र का पॉइंट नहीं लिखा अपन ने, तो परवा क्षेत्र में 3 जिले याद रखना है। पहला जिला हनुमानगढ़, पहला जिला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद नदी चली जाती है गंगानगर में, और गंगानगर के बाद नदी चली जाती है कहां पर भाई? अनूपगढ़ में। इन 3 जिलों में घग्गर नदी का क्या है सर? इन 3 जिलों में घग्गर नदी का परवा क्षेत्र है। पहले ये 2 जिलों में बहती थी, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब इसके 3 जिले हो गए, अनूपगढ़ भी इसमें शामिल हो चुका है। किनारे बात करूं तो बटनेर, बटनेर का किला हनुमानगढ़। किनारे बात करूं तो तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ जो सबसे नीची झील है। बटनेर दुर्ग जो राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, बटनेर का किला सबसे उत्तर में, तो इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी बोला जाता है। एकमात्र किला जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था, वो बटनेर का किला, उसकी बात चल रही है। तलवाड़ा झील जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। अगले पॉइंट में अपन बात करें तो कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता, कालीबंगा पीलीबंगा एंड रंगमेल सभ्यता, रंगमेल सभ्यता, ये सभी के सभी आपको बताना है कहां पर है भाई? हनुमानगढ़ जिले में। और किस नदी के किनारे? तो आपको बताना सर घग्गर नदी के किनारे। आगे देखो, सूरतगढ़ शहर, सूरतगढ़ शहर जो अपन ने लिखा था गंगानगर में। दूसरा शहर लिखा था सर अपन ने अनूपगढ़। कौन सा भाई? अनूपगढ़। कहां पर लिखा था? गंगानगर में। और फिर अपन ने लिखा था, देखिएगा, एक शहर का नाम है, सभ्यता का नाम है बरौर सभ्यता। अनूपगढ़ कहां पर है? अनूपगढ़ में ये अब तो, अनूपगढ़ तो अब अनूपगढ़ में ही है सर। और बरौर सभ्यता, और ये बरौर सभ्यता भी कहां पर हो जाएगी? अनूपगढ़ में हो जाएगी। आगे अपन बात करें विशेषता में, विशेषता में देखिएगा, सबसे मोस्ट लाइन बताऊं तो अपनी हेडिंग क्या है? आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है सर घग्गर नदी। आंतरिक अपवा तंत्र की, आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी, आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे सबसे लंबी नदी, और सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? वो सर घग्गर नदी है। ठीक है, और दूसरी अपन यहां पर लिखे समापन, और समापन में आपको याद रखना है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास जगह है कहां पर है? पाकिस्तान में। वहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में
जाकर विलुप्त हो जाती है। भाई आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां विलुप्त होगी या तो रेतीले दौरू में या कोई झील में जाकर गिर जाएगी। अब मेन पॉइंट बचा है अपना उपनाम का। देखिएगा जितने भी फैक्ट मैंने लिखे हैं आपके सामने वो केवल इस डायग्राम से लिखे हैं, इस डायग्राम से लिखे हैं जितने भी फैक्ट है। आगे अपन इस नदी के उपनाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि गग्गर नदी के उपनाम काफी है। उपनाम से पहले मैं आपको गग्गर नदी का प्राचीन नाम बता देता हूं। गग्गर नदी का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम में देखिएगा यहां पर एक नदी बहा करती थी, उसका नाम है सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती नदी। उसी की जगह गग्गर नदी प्रवाहित हो रही है। और सरस्वती नदी को उस नाम से उस टाइम जानते थे, किस नाम से? द्वेषवती नदी के नाम से। तो सरस्वती नदी या द्वेषवती नदी किस नदी के नाम है? तो आपको बताना सर ये गग्गर नदी के ही नाम है। आगे अपन बात करें गग्गर नदी में, तो गग्गर नदी के उपनाम में एक तो याद रखना, इससे बोला जाता है नाली नदी। नाली नदी, अगला है नट नदी, अगला है पाट नदी, अगला नाम है मर्त नदी, मर्त नदी, अगला नाम है सोतर नदी, सोतर नदी, अगला नाम है लेटी हुई नदी, लेटी हुई नदी, लेटी हुई नदी, और अगला नाम है राजस्थान का शोक नदी, राजस्थान का शोक नदी, राजस्थान का शोक नदी। देखिएगा नाली नदी, नट नदी, पाट नदी, मर्त नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी और राजस्थान का शोक नदी। आगे अपन बात करें तो राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी भी कौन सी? गग्गर नदी। अगला इसका नाम है हकरा नदी। हकरा नदी भी इसी नदी का नाम है जो कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। ये गग्गर नदी के उपनाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। गग्गर नदी के उपनाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। गग्गर नदी में देखो, गग्गर नदी का पाट है ना, ये किनारों का क्षेत्र, ये नाली कहलाता है और इस नदी का उपनाम भी नाली हो गया। और याद रखना नाली है ना, नाली एक भेड़ की नस्ल है। वो कहां पर है? वो यहीं पर है गग्गर नदी वाले क्षेत्र में, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ में। ठीक है, एक तो ये नाली नदी। अगला नाम है नट नदी और पाट नदी, दो नाम ये भी याद रखना है। अगला नाम है मर्त नदी। गग्गर नदी यहां पर आकर विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है मतलब मर जाती है। गंगानगर में सूरतगढ़ के पास ये मर जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो इसे मर्त नदी बोलते हैं वहां पर। लेकिन ज्यादा वर्षा आने के कारण इसका पानी चला जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान वाले इसे किस नाम से जानते हैं? हकरा नदी के नाम से जानते हैं। आगे अपन बात करें तो इसे बोला जाता है सोतर नदी। सोतर का मतलब ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर ये नदी सोई हुई है, सोई हुई है, सोई हुई लग रही है, तो इसे बोला जाता है सोतर नदी। सोई हुई है इसका मतलब सर लेटी हुई नदी लग रहा है, तो इसे बोला जाता है लेटी हुई नदी। सोई हुई है तो सोतर नदी, लेटी हुई है तो लेटी हुई नदी बोला जाता है। प्राचीन समय में इस नदी से अपने यहाँ पर बाढ़ आ जाती थी, बाढ़ आ जाती थी, तो इसको बोला जाता है राजस्थान का शोक। जिस प्रकार आपको कई बार पढ़ने को मिलता है कि बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक मां नदी, उसी तरह राजस्थान का शोक दामोदर नदी को, राजस्थान का शोक गग्गर नदी को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है ये कौन सी? गग्गर नदी। अंतरराष्ट्रीय नदी मतलब सर ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके जा रही है, ऐसी राजस्थान की एक ही नदी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके जाने वाली राजस्थान की एक ही नदी है, उस नदी का नाम क्या है? गग्गर नदी। तो गग्गर नदी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय नदी या राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी। तो गग्गर नदी के देखो उपनाम। और प्राचीन समय में यहाँ पर अलग नदी बहा करती थी, उस अलग नदी का नाम है सर, उस अलग नदी का नाम है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को ही किस नाम से जानते हैं? द्वेषवती नदी के नाम से। तो कई बार क्या है एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे, वहां पर गग्गर नदी ऑप्शन नहीं है, तो कई बार वो गग्गर नदी की जगह नाम क्या देता था? सरस्वती नदी। ठीक है ना, ये गग्गर नदी के उपनाम हो चुके हैं भाई। गग्गर नदी के उपनाम हो गए, गग्गर नदी का डायग्राम हो गया, गग्गर नदी का उद्गम हो गया। उद्गम के बाद नदी कहां कहां बहती है? परवा क्षेत्र, कुल लंबाई 465 है भाई। राजस्थान में 100 किलोमीटर है, राजस्थान में मात्र 100 किलोमीटर है। उपनाम एक पेज में आगे मैंने करवा दिए। एक जगह राजस्थान में प्रवेश टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से करती है। फिर किनारे हर चीज डायग्राम में बताइए, बटनेर का किला, तलवाड़ा झील, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमेल सभ्यता, ये सभी हनुमानगढ़ में।
सूरतगढ़ शहर है जो गंगानगर में गग्गर नदी के किनारे, अनूपगढ़ शहर भी गग्गर नदी के किनारे, और एक बरौर सभ्यता, ये स्पेशल ध्यान रखिएगा, बरौर सभ्यता अब कहां पर है, अनूपगढ़ में। विशेषता की बात करें तो सर अभी अपन आंतरिक अपातंत्र की नदियां पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे लंबी नदी है गग्गर नदी। तभी तो इसकी मैंने क्या लिखवाई है आपको, लंबाई लिखवाई है 465 किलोमीटर। फिर आगे अपन बात करें समापन, और समापन में बताना फोर्ट अबाद पाकिस्तान में जाकर विलुप्त होती है, वहां पर विलुप्त हो जाती है, तो नदी का हो गया समापन। तो ये अपना आंतरिक अपातंत्र आज अपन ने स्टार्ट किया। और इसकी जो पहली नदी है गग्गर नदी, इसके बारे में अपन ने बढ़िया डायग्राम से प्रैक्टिस की है, बढ़िया समझने की कोशिश की है, और आशा करता हूं कि आपको कुछ समझ में भी आया होगा। आप लगभग नदियों का टॉपिक पढ़ रहे हो तो भाई साहब डायग्राम लेके बैठना, ये थ्योरी, हालांकि मैं इसी पर के आपको पॉइंट लिखाऊंगा, ये हर लाइन में ये नहीं लिखाऊंगा कि गग्गर नदी की लंबाई 465 किलोमीटर, ऊपर हेडिंग गग्गर नदी है, तो जितने भी पॉइंट है सभी के सभी गग्गर नदी के होने वाले हैं। तो थ्योरी कम से कम लिखना है, और आपको भी वापस याद करो तो ये चीजें नहीं पढ़ना, आपको केवल और केवल एक डायग्राम में प्रैक्टिस करना है। ऐसा डायग्राम बनाओ, जैसे कोई रफ पेज ले लिया, फिर नदी बनाओ, उद्गम सोचो, याद नहीं आ रहा है फिर कॉपी में देखो, फिर उस नदी पर कोई झील है वो देखो, नदी पर कोई बांध है वो देखो, नदी के किनारे कोई शहर है वो देखो, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है वो देखो, समापन कहाँ पर होता है वो चीज देखो। तो नदियां पढ़ना है तो केवल और केवल आपके सामने एक ही ऑप्शन है, वो है डायग्राम का। भाई साहब बिना डायग्राम आप नदियां याद नहीं कर सकते। और नदियों का टॉपिक ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हर भर्ती परीक्षा में 1 2 3 तक क्वेश्चन छपते हैं। और भाई साहब नदियां ढंग से पढ़ ली तो सिंचाई परियोजना का टॉपिक साथ में तैयार हो जाएगा, क्यों नदियों पर बांध है और बांध ऊपर सिंचाई परियोजना है। अब जिसको पता चल गया जाखम बांध प्रतापगढ़ में, तो जाखम बांध परियोजना भी कहां पर हो जाएगी, प्रतापगढ़ में। तो नेक्स्ट क्लास में नदियों की क्लास लेने से पहले एक तो आपके पास राजस्थान का मानचित्र होना चाहिए, थ्योरी कम से कम लिखना है, और इसी तरह आपको डायग्राम में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और साथ साथ पढ़ते रहें, जो अपना मेन काम है। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।